ठीक है, तो बच्चों मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, उसमें मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी इसलिए डिस्टर्ब हुआ है आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपके कक्षा 10 के विज्ञान के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप इसके माध्यम से इस पूरे पाठ को संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह ये अभिक्रियाएं होती हैं और संतुलित कैसे होते हैं समीकरण, और उत्पाद क्या होते हैं और उत्पादक क्या होते हैं, अभिकारक। तो इस तरह आप लोगों को मैं पूरी कक्षा के माध्यम से बताऊंगा। पहला प्रश्न है इसका, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, सारे भाग लेते हैं तो कुछ परिवर्तन भी होता है, चेंजिंग आते हैं, गैसें निकलती हैं, अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप जो अभिक्रिया के बाद जो शेष बचता है उसको अवक्षेप कहते हैं। गैसें आप जानते हैं, इस गैसों का प्रतीक इस तरह बनाते हैं, वो किसी अभिक्रिया के बाद जो गैसें बनती हैं उसको एरो के माध्यम से दिखाते हैं। और रंग परिवर्तन, किसी हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उनमें जो रंग परिवर्तन होता है, तो ये सारी क्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी मैं मांगता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसीलिए मुझे ये रिपीट करना पड़ा है। तो अभी थोड़ा न्यू का काम है तो मुझे दिक्कत होती है, आप अन्यथा ना लें बच्चों। मैग्नीशियम रेवन जलने पर बनता है, ये पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम का ये प्रतीक होता है Mg। अब ऑक्सीजन का क्या होता है O2। जब इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, MgO, MgO बनेगा। अब Mg हाँ अकेला है, ये अकेला है, दो ऑक्सीजन है तो या दो का गुणा कर देते हैं हम लोग। अब दो Mg का गुणा होते ही इसका अर्थ ये देता है कि मैग्नीशियम भी दो हो गया और ऑक्सीजन दो। अब दो ये ऑक्सीजन तो है और दो का Mg में और गुणा करना पड़ेगा हमें। इस तरह ये संतुलित समीकरण हो गया। आप जानेंगे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये भी संयोजन, इस क्रिया को ही हम क्या है, संयोजन क्रिया कहते हैं। जब दो अभिकारक जो संयोजन करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। इस तरह आपका आंसर होगा ए। अगला चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? तो संतुलित समीकरण जो बनते हैं वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान संरक्षण होता है, उसमें जो इतने अभिकारक भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उनका जो द्रव्यमान उत्पाद के रूप में बनने वाला कुल द्रव्यमान बराबर होता है, स्थिर होता है। इस तरह इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम होते हैं। मतलब उसका द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता, जितना द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद में द्रव्यमान प्राप्त होता है। ये इस नियम का उदाहरण है। अगला देखिए, रिपीट है थोड़ा, कोई बात नहीं। आप संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं? तो मैंने बताया था ये समीकरण लिखेंगे किसी भी हम तत्व को, तो अभिकारक, अब इसके बाद जो हम तीर लगाते हैं उसके बाद जो उत्पाद बनता है, एक बन सकता है, दो बन सकते हैं। तो इस तरह इस समीकरण की एक दशा होती है। तो आप रासायनिक समीकरण को जो अभिकारक है इनको हम अभिकारक बोलते हैं, जो अभिकारक, तो तीर के बाएं साइड में लिखे जाते हैं। और ये इस तरफ जो बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ही तो होता है, उत्पादन ही तो होता है जब दोनों अभिक्रिया के बाद किसी के बाद बनता है उत्पाद। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बाईं ओर। कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर, ये दाईं ओर हो गया सीधा सीधा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये अभिक्रिया दिखा रहा है, अब देखिए इसको समझेंगे। तो जिंक के साथ क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा रहा है। तो जिंक सल्फेट का, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या बनेगा। तो जिंक के साथ जब हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया होगी तो ये बता रहा है कि जिंक सल्फेट बन रहा है। अब जिंक और प्लस ये जिंक ले लिया और ये सल्फेट ले लिया, अकेला यही तो बचा है H2। बस सीधा सीधा आप देखकर ही बता सकते हैं। अब ये सब द्रव्यमान संरक्षण का नियम सीधा हो गया ना। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जगह यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही तत्व है हाइड्रोजन और सल्फेट है और जिंक है। तो जिंक सल्फेट के साथ हो गया तो अकेला हाइड्रोजन क्यों बचा। इस तरह इसको तीर के साथ शो करेंगे गैस के रूप में। तो इस तरह क्या है, H2 आएगा इसके अंदर, तो O2 N2 Cl2 तो आ ही नहीं सकते, इसलिए विवेक लगाएंगे तो प्रश्नों को हम परीक्षा में हल कर सकते हैं। ठीक, ये विज्ञान समझने की विषय होता है, ये इसे हम रट के याद नहीं कर सकते। तो खास तौर से ये पहला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखिए,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अभी देख लिए इसमें पहले समीकरण में, अब जिंक मिल रहा था ये प्लस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये अब मिलके क्या बना रहे थे, एक ये जिंक सल्फेट, ये क्या होता है, पदार्थ मिलके नया उत्पाद बनाते हैं, ये सॉरी ये दो पदार्थ बनाए हाइड्रोजन और जिंक। तो उसमें दूसरा मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दो उत्पाद हैं, ये कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पानी बनाएंगे। हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन मिलके क्या है, जल बनता है। तो ये मिलके ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन, कनेक्शन, मतलब जहाँ योग हो रहा है दोनों का, ये मिलकर दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है कनेक्टेड करना, कनेक्शन करना, तो योग क्रिया बोलते हैं इसको संयोजन। तो इस तरह इसका संतुलित करना चाहेंगे तो H2 है वो अकेला है यहाँ, तो दो करना पड़ेगा यहाँ। अब दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए, तो जहाँ दो ही है पहले से, इसलिए दो आगे और लगा दो। इस तरह ये संतुलित समीकरण हो गया। तो संतुलित भी साथ में सीख रहे हैं आप लोग, अभिक्रिया भी सीख रहे हैं। तो इस तरह एक छोटे पाठ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको ये संक्षेप में विज्ञान के इस पहले पाठ को आप समझ लें और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने की कोशिश करेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो ये संयोजन हो गया। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे भुजा चूना कहते हैं और पानी जब डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भुजा चूना, इसको बिना भुजा चूना कलई बोलते हैं, जो सफेदी, वो मिला दिया जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है। अभी आपने जाना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं, ये दो पदार्थ हो गए कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, बन के क्या बना रहे हैं, ये एक बना रहे हैं पदार्थ, ये उत्पाद बना रहे हैं, तो क्या है, संयोजन। अभी हाल ही में पढ़ा है आपने, तो इसमें रटने की देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह आप देखिए कि एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं, ये टिप्पणी में भी आ सकता है और एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया होती है उसके साथ ऊष्मा निकलती है, तो इस उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इस तरह अभी आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जब चूने पे पानी डाला जाता है तो दिख रहा है आपको स्टीम दिखती हुई भाप निकलेगी, तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है ना, आप नहीं दे सकते, उबलने लग जाता है ये सफेद, तो समझिए यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दे तब भी यही का, संयोजन का देंगे तब भी यही अभिक्रिया का उदाहरण। तो देख रहे हैं एक साथ आप कई चीजें सीख रहे हैं इससे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है इसमें ऊष्मा निकलती हो, तो इसमें आप देख रहे हैं चूने में जब पानी डाला जाता है तो ऊष्मा निकलती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा, सांस लेते हैं तो हमें थोड़ी ऊष्मा, गर्म वायु निकलती है ना, तो उसका अर्थ यही है कि पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब ग्रहण करते हैं ऊष्मा, तो दोनों में अर्थ अर्थ देखिए, जब जहाँ कहीं अभिक्रिया में ऊष्मा का ग्रहण होता हो, शोष का मतलब ग्रहण, और क्षेपी का मतलब वो निकलती हो, ठीक है, अवक्षेप के रूप में, तो ये ऊष्माक्षेपी। श्वसन भी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है। जैसे आप सांस लो, अब बेशक आप ठंडी हवा ले रहे हैं, पर सब सांस छोड़ेंगे ना तो वो हमारे शरीर के तापमान से टच होती हुई वायु जब बाहर निकलती है ना, थोड़ी उसमें ऊष्मा होती है, आप महसूस करके देखेंगे, तो उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। आगे देखिए, ऊष्मा शोषी, देखो उसकी सेम दूसरी विपरीत अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा, अब इसका आंसर होगा ऊष्मा अवशोषित होती है। मैंने कहा था ऊष्मा निकलती है और इसमें अवशोषित होती है, तो दोनों में यही अंतर है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा अवक्षेप के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11वां है, विद्युत धारा द्वारा यौगिक का टूटना कहलाता है। अब विद्युत धारा है, मान लो हम लोग पानी देते हैं, उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ मैं, पानी है, इसका क्या होता है अणुसूत्र H2O, इसमें जब हम करंट छोड़ देंगे और दो तार के छोड़ दें या सेल लगा के छोड़ें, तो क्या करेगा, ये अपने अवयवों में टूट जाता है, ठीक। अब ये क्या है, जल, ये यौगिक है, इसको क्या कहेंगे, यौगिक, यौगिक समझो इसको, एक समीकरण समझ जाएंगे इस अभिक्रिया को। अभी उदाहरण भी देकर पूछ लिया जाए कि विद्युत अपघटन को उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर का, 1 नंबर में ऐसे आ सकता है। अगर आपको बहुविकल्पीय में आ गया तो कर ही देंगे। मतलब सरल से उदाहरण दे रहा हूँ, पानी ले लिया, पानी में अगर हम प्लस माइनस दोनों या बिजली का तार छोड़ देंगे इसके अंदर, तो क्या करेगा, वो आवाज देगा, चिंगारी देगा, आपको पता है बुलबुले उठेंगे, गर्म होगा ना करंट जाते लिए, तो उसमें क्या है, विद्युत अपघटन उसी को बोलते हैं।
जो अपने अपघटन जो अपने घटकों में टूट जाए। अपघटन का मतलब है जो विद्युत ऐसी अभिक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी यौगिक अपने अपघटक में टूट जाए, तो उसी को हम बोलते हैं अपघटन। तो अपने तत्वों में टूट जाता है तो क्या होगा, जब ये पता ही है आपको, जब जल है किससे बना था, अब उल्टा हो गया यौगिक का। अब पहले बताया था आपने, जल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं। अब जब पानी है तो जब हम तोड़ेंगे तो पानी को, वही तो बनेंगे कैसे जिनसे वो बना है। तो अपने क्या है, मूल तत्वों में टूट जाता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ये अपने बुलबुले बनेंगे, इसके वो जो दिखते हैं ना, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। जो अब इसमें अब संतुलित करने के लिए दो का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने अवयवों में टूट गया ना। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। समझ गए ना, विद्युत द्वारा यौगिकों का टूटना। तो इस तरह मैंने अभिक्रिया से आपको समझाया। तो देखो अब इसका सेम वो आ गया, वो नीचे देखा भी नहीं हमने। तो 2H2 प्लस H2 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, अब आपको संशय करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहले प्रश्न के माध्यम से आप समझ ही गए, तो सीधा कह देंगे क्या, अपघटन की अभिक्रिया है। सीधा जो पानी था अपने अवयवों में टूट गया है। तो बच्चों, लग रहा है कुछ आप लोगों की समझ में आ रहा है ये विज्ञान। मैं विज्ञान के इस पाठ को पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो कोशिश करूँगा आपको नए सिरे से सीखने की, सिखाने की। अगला प्रश्न देखिए, और परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और हर पाठ से करीब 2 या 3, और खासतौर से रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आप लोगों का। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन किसका उदाहरण है। तो सूर्य के प्रकाश में, आप प्रकाश शब्द ले लिया तो आप समझे यहाँ भी विघटन की बात आ रही है, तो अपघटन हो जाता है अपने तो में। सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो जब हमें हीट देते तो उसमें होगा विस्थापन, अलग अलग करते हैं, संयोजन जोड़ना होता है। तो ये चारों विक्रियाओं को समझ गए, तो प्रकाश ये अपघटन हुआ। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन किसका उदाहरण है, वो प्रकाशीय अपघटन का है। सिल्वर को क्या कहते हैं आप लोग, चांदी। जी, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या है, AgCl। सीधा सीधा सिल्वर क्लोराइड अपने अवयवों में टूट जाता है। अगला देखिए 14वां, लोहा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए, अब इसमें नई अभिक्रिया सीखेंगे, तो आप इस समीकरणों के माध्यम से इस पूरे अभ्यास को कैसे शॉर्ट में जानना है। ये लोहा है Fe, इसका प्रतीक आप जानते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इसके दो इधर दिए हैं इसने क्या, अभिकारक के रूप में, और दो ही इसके उत्पाद बना रहा है। देख रहे हैं ये संयोजन तो नहीं है, समझ गया ना। दो मिलके एक बना देता तो वो संयोजन अभिक्रिया होती। आप अभिक्रियाओं को समझ रहे हैं, ये नहीं कि मैंने प्रश्न पढ़ा और टिक मार दिया ये हो गया। अब कोशिश कर रहा हूँ आपको बारीकी से समझाने की कि आप अभिक्रियाओं को भी समझेंगे और रिएक्शन और इसके क्या है उसको संतुलित करना भी जान रहे हैं। इस तरह पूरा संक्षेप में पूरी क्लास देखते रहिए। तो इसका अर्थ होगा ये कि ये Fe है और कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है, आप जानते हैं। अब Fe अब क्या बनना है, Fe सल्फेट के साथ अभिक्रिया दिखा है, ये क्या बनना है, फेरस सल्फेट बनना है। फेरिक सल्फेट बनना है, फेरिक बनेगा ये, फेरिक सल्फेट बनेगा। तो ये फेरिक सल्फेट, सल्फेट से फेरिक में संयोजन हो रहा है। अब ये कॉपर अकेला बचा तो कॉपर यहाँ अकेला बचेगा। तो आप देख रहे हैं दो जो अभिकारक है उनके दो ही उत्पाद बन रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, ये कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को मतलब एक जगह यहाँ बैठी तो तुम लोग यहाँ से उठा के हमने दूसरी पंक्ति में इसको यहाँ बैठा दिया, अकेले को, बस हो गया। ये अपनी जगह से दूसरी जगह को स्थान बदल लिया, सीधा सीधा अर्थ है स्थान, किसी का स्थान बदलना। तो अब इस रसायन में आ जाइए, इस जो अभिक्रिया में जो उत्पाद है उनका, सॉरी अभिकारक है, उनका स्थान बदलना। तो लोहा और कॉपर सल्फेट थे, तो लोहे का स्थान कहाँ था, अलग था, और कॉपर इसके साथ था। तो कॉपर को हटाकर क्या है, लोहा बैठा दिया, तो फेरिक सल्फेट हो गया, कॉपर अकेला अलग रह गया। तो इस चीज को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, अपने स्थान से हटना, तो विस्थापन हो गया। तो इस तरह अब अकेले का विस्थापन है तो विस्थापन है, और दोनों का अगर विस्थापन हो, उधर से उधर हो, यहाँ भी फेरिक के साथ और क्लोराइड होता, कोई भी होता, तो वो क्या है, उसके साथ ये कॉपर संयोजन है उसके साथ वहां मिलता। तो इस तरह उसके दो विस्थापन बोल देते हैं, दो लोग हटाए जाए तो, या दो तत्वों का हटना हो। इस तरह आपको विस्थापन अभिक्रिया जान गए, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। आप अभी तक जाने थे संयोजन जुड़ना, अपघटन जाने थे, अभी पहली अभी क्या है, विस्थापन आई है। तो आगे दो विस्थापन को भी जानेंगे।
तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। थोड़ी क्लास लंबी बेशक हो सकती है, पर आप इस पाठ के माध्यम से अपने क्लासों में भी कुछ जानने से रह गया होता हो गया रह गए होंगे, तो आप इससे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, अधिक जानेंगे आप। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देती है। तो ये वही बात आ गई ना, जब कोई आता है ना, तो मजबूत आदमी होता है, कोई कुर्सी घेर के बैठा है, और कोई कमजोर आदमी बैठा है, और कोई धीरा है या पहलवान आदमी है, अरे चल हट भाई, तो आदमी क्या है, ये अपना रास्ता कर लेगा, और ये दूसरा आदमी इसकी जगह पर बैठ जाएगा, इसे हटा देगा, तो क्या हुआ, ताकतवर का यूज हो गया ना, कमजोर है उसे हटा दिया, चल भाई कुर्सी खाली कर। देखा है ना तुम प्रोग्रामों में दूसरा आदमी बैठा देता है, तो क्या हुआ, वो कम क्रियाशील, अब देखो कम क्रियाशील धातु, अब मतलब कमजोर आदमी पे ले लो आप लोग, को हटाकर क्या कर देता है, दूसरा वो जो मजबूत है ना, अधिक क्रियाशील जो पहलवान आदि में बताया था, वो आके उसी कुर्सी पे बैठ जाता है, तो वही है अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, विस्थापन। क्या किया, उसका स्थान हटा दिया, इसमें देख रहे हैं आप लोग स्थान शब्द आ रहा है, तो स्थान उसने उसका चेंज कर दिया, चल भाई तू पीछे बैठ। तो ये यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों आप लोग प्रश्नों के माध्यम से समझ गए, तो इसका क्या होगा, विस्थापन, उसे हटाकर दूसरा स्थान ग्रहण कर ले तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, अब इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए दो उत्पाद इतना तो जान गए, जो अभिकारक हैं जो इधर रहते हैं और तीर के, वो अभिकारक भाग ले रहे हैं, और ये क्या है, ये उत्पाद है, उत्पाद, और ये अभिकारक भी दो हैं, और देखो उत्पाद भी दो हैं, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, अब देख लीजिए, समझेंगे अभिक्रिया में, सोडियम है, ये सल्फेट है, और ये बेरियम, और ये क्लोराइड है। अब समझते हैं, इसमें प्लस वाला होता है, ये माइनस, अब ये माइनस का होता है, ये भी प्लस होता है सोडियम, तो हमेशा क्या है, अब दोनों, ये थोड़ी है सोडियम और बेरियम की एक उत्पाद बनेगा। आप ये भी जान लीजिए कि एक माइनस और प्लस का दोनों के संयोजन से ही कोई नया यौगिक बनता है। तो आप सोडियम को क्या है, सल्फेट से तो पहले ही जुड़ा हुआ है, अब क्लोरीन से जुड़ गया, सोडियम क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, प्लस माइनस, अब ये दोनों प्लस माइनस एक जोड़ेंगे, बेरियम तो होता है, और बेरियम प्लस टू होता है, सल्फेट पर भी माइनस दो चार्ज होता है, तो इस तरह इसके ये आवेश, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये आप गहराई से बाद में जानेंगे कि संयोजकता क्या होती है, उन पे आयन क्या चार्ज होता है, ये विस्तार से किसी कक्षा में जान पाएंगे। कि आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम के नीचे दो लग रहा है, यहाँ नमक जब लगेंगे तो एक आग लग गया, क्योंकि सल्फेट के माइनस दो थे इसलिए दो सोडियम था, और क्लोरीन पे एक होता है तो इसलिए सोडियम यहाँ अकेला लिया गया, और ये दो करने के संतुलन की वजह से यहाँ दो का गुणा किया गया है, समझ गए ना। इस तरह चार्ज के माध्यम से, आवेश के माध्यम से हम थोड़ा विस्तार से जान पाएंगे, तब जान जाएंगे। अब इतना ही जान लो कि दो उत्पाद थे इधर, और दो उत्पाद बने, दो अभिकारक थे और दो उत्पाद बने, तो क्या हुआ, इनका स्थान बदला ना, सोडियम की जगह अब यह सल्फेट था, यहाँ कौन आ गया, अब इसकी जगह बेरियम आ गया ना, ये वाला इसका स्थान ले लिया सोडियम का, और सोडियम कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास, हो गया ना, देख रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने क्या, दो स्थान बदले, समझ गए, पहले एक स्थान बदलने वाला था, स्थापन क्रिया, जब दो स्थान इधर से उधर आए, दो मजबूत आदमी आ गए, और दो तुम या दोस्त बैठे थे, उन दोनों को हटा दिया और दोनों आके नए बैठ गए वहाँ। तो ये वही हुआ पहले उदाहरण जैसा, इन्हें कहते हैं द्वय विस्थापन। क्या कहेंगे, द्वय विस्थापन, दोनों का स्थान बदलना। तो आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड था, अब आगे क्या बना है, बेरियम सल्फेट बन गया, ये बेरियम इसके पास चला गया, अब इसने भगा दिया, चल भाई सोडियम तू उधर जा, नमक के साथ सो रहा था, ये जानते हैं ना नमक होता है NaCl, तो चल तेरा तो नमक के साथ ही दोस्ती है, वहीं खट्टा मिट्टा, तो नमक के साथ हो, और इसने भगा दिया, किसने, वेरियम ने, वेरियम मजबूत है भाई, ये प्लस वन रहता है, इसमें प्लस दो, ताकतवर आदमी हुआ ना, तो इसने वेरियम को ये सोडियम के पास चला गया, सोडियम भगा दिया इसने, तो वेरियम सल्फेट बना, और अब बेचारा सोडियम कहाँ चला गया, वही अपने नमक बनाने के लिए किसके पास, क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन और मिलके ये सोडियम क्लोराइड बना दिया, समझ गए बच्चों। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला देखिए 17, ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया सामान्यतः क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया सामान्यतः ये दो विस्थापन अभिक्रिया होती है, अविक्षेपण जो कोई अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है तो दो विस्थापन होता है, अभी इसमें दो विस्थापन आएगा। 18वां है, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, अब देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का नाम आ रहा है ना, और ऑक्सीकरण में होता क्या है, ऑक्सीजन का जोड़ होगा, ठीक है, याद रखना, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही हो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं सीधा, और उसमें उसमें होगा क्या, वो हाइड्रोजन निकलेगी, उसमें से हाइड्रोजन क्या होगा,
हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण को भी समझिए, इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, और इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी और उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो उसका अलग नाम है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद क्या होगी, ऑक्सीकरण होगा। जैसे आप उदाहरण से भी समझो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन या भी जोड़ दिया, जुड़ गया ना, तो बन क्या रहा था, MgO, तो जुड़ गया ना, ये अलग थी, यहाँ से आके इसके पास आ गई ना तो ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह ये क्या है, वही ऑक्सीकरण का एक उदाहरण हो गया। तो इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, क्या आंसर आएगा, सी आएगा, हाइड्रोजन निष्कासन और ऑक्सीजन का योग। अब ऑक्सीकरण भी होती है, अब देखो ये अभिक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। अब एक होती है अपचयन, अपचयन में क्या होता है, अब इसका उल्टा होता है सेम, ऑक्सीकरण और अपचयन में इतना ही अंतर है, याद रखना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, एकदम सेम ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का एकदम उल्टा होता है, तो इसलिए इसमें सी दोनों आएंगे, ए ऑक्सीजन हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ता है। अब देखिए अगला समीकरण से संबंध है, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कॉपर बनेगा और क्या, जल बनेगा। तो मैं पूछ रहा है इस समीकरण में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का इसमें क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन क्या होगा, इसके साथ देखो पहले से जुड़ी थी ना, जुड़ी थी, अब इससे अलग हुई है, अब ध्यान समझिए ना, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी बताया, दोनों में थोड़ा सा अंतर है समझना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बन रहा था, MgO, MgO बन रहा था ना, ये जुड़ रही थी तो क्या ऑक्सीकरण था। अब क्या कह रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये अब जब इसको अभिक्रिया करा रहे हैं इसके साथ हाइड्रोजन साथ, तो क्या कर रहा है, अब दोनों काम हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन जुड़ रही है इसमें और क्या, और ऑक्सीजन क्या है, अलग जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन देखो ओ है तो कॉपर बनना है, यहाँ ये Cu बना दिया, कॉपर बनाया है और ऑक्सीजन का है अलग हुआ है, और प्लस हाइड्रोजन जुड़ रहा है H2 यहाँ जुड़ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें सीधा ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, ये अपचयन होगा। तो इस तरह ऑक्सीकरण और अपचयन को दोनों को समझ गए बच्चों आप लोग। तो ये अपचयन प्रक्रिया होगी, कॉपर, ये देखो कॉपर में ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, कॉपर अलग रह गया और ऑक्साइड यहाँ आ गया, जल पानी जिसके हाइड्रोजन से तो यहाँ जल बना दिया उसने। अब दूसरी अभिक्रिया देखो, इसमें कॉपर अलग होता है प्लस हाइड्रोजन जुड़ता है, सीधा देख लो उदाहरण है, वही समीकरण दिया है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना है तो कॉपर अकेला रह गया, ये पहला बात सिद्ध हो गई। दूसरा देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 जहाँ जुड़ रहा है तो H जुड़ रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पहले जुड़ रहा है तो O के साथ जो हटा है वो तो यहाँ चला गया, इसलिए इसने क्या, जल, जल का जल बना दिया, कॉपर और जल बन जाएंगे अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रभावित होगी। तो इस तरह देखो आप संक्षेप में और पूरा MCQ के माध्यम से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझ गए, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सारी अभिक्रियाओं को समझ रहे हैं, और आप साथ ही साथ समीकरण को संतुलित करना भी जान रहे हैं। तो लगता है आप लोगों को कि इसमें कुछ अच्छा किया है, तो अब मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें बच्चों को, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन है अपघटन प्रक्रिया है, तो भोजन का पाचन क्या है, आप देख रहे हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जो अपने अवयवों में तोड़ दे। अब भोजन आप करते हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में आपके शरीर के अंदर होता है कि नहीं, तो आप उस घटन से जब ना कोई चीज अपने अवयवों में टूट जाती है, घट रही है, तो अपघटन सीधा सीधा कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन का पचना क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है ना, फिर वेस्टेज पदार्थ के रूप में उसे निकालते हैं ना, अपने जो पोषक तत्व है शरीर ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह आप समझ गए ना पिछली प्रश्नों के माध्यम से, तो अपघटन होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ए। अब देखो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, अभी आपने पढ़ी है, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ी है, दोनों सारी पढ़ी है। तो लोहे पर जो जंग लगती है उसमें क्या होता है, पानी जब लोहे के साथ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो देख रहे हैं ना
तो क्या बनता है, ये जंग बना देता है, बना, हालांकि तो संतुलित करेंगे इसको, फिर क्या बन जाएगा, 3 करो इसको, 3 करो, नहीं सॉरी, और 2, 2, 2 करो, 4 लोहा कर दो, 2 दिन 4 और 3 दूनी 6, ठीक। तो देख रहे हैं लो, अब मैंने बताया लोहे पर जंग लगा, लोहा है Fe होता है लोहे का, ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आता है नमी की वजह से, तो क्या है, देख रहे हैं अब ब्राउन टाइप का जो परत जम जाती है लोहे पे, उसी को हम जंग कहते हैं रसायन के अंदर। तो जंग लगना एक रासायनिक क्या विक्रिया है, रासायनिक विक्रिया, देखिए लोहा प्लस ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तो इसे फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, इसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग लगना। ये जंग लोहे की जो ब्राउन लग जाती है ना, वो फेरिक क्लोराइड की बन लगती है। तो इस तरह ये इसका लगना क्या हुआ, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन पहले लोहा अकेला था, अब ऑक्सीजन का योग हो रहा है और ये क्या फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना, समझ गए ना। तो अभी आपने जाने थे पिछले उदाहरणों में ऑक्सीकरण होगा, समझ गए। आप इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता, दानिश रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रत्येक अभिक्रिया को समझिए और उदाहरण के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताने की। तो इसमें क्या हुआ, Fe के साथ लोहा, ये ऑक्सीजन जुड़ा ना, जुड़ गया, तो ये जुड़ने के ऑक्सीकरण हो गया ना, सीधा सीधा। अलग होती तो क्या होता, अपचयन हो जाता। ठीक है बच्चों, तो आपको लग रहा है मेरी क्लास समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइव शेयर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और सभी विषयों की कोशिश करता रहूं, आपकी परीक्षा की तैयारी में मैं सहायक बनूं। जो क्लासों में अब हमें कक्षाओं में सुनने से पढ़ने से रह जाता है, या आपकी हिचक की वजह से आप लोग अपना क्लियरेंस नहीं कर पाते हो अपने टीचर के साथ, तो कुछ ऑनलाइन क्लासें ऐसी होती हैं जब हम उनसे आसानी से बार बार पढ़ते हैं, तो कुछ हमारे जो डाउट है क्लियर हो जाते हैं और नई चीज़ पढ़ने को मिलती है। तो अगला प्रश्न देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी जो बात कर रहा था, देख रहे हैं यहाँ एक प्रश्न दूसरे से किस तरह लिंक है, और आपको उसी लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि आप पिछली चीजों को स्मरण करते हुए आगे बढ़े। यही है क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये इस पर सिद्ध हो रही है, इन प्रश्नों को हम क्रम क्रम से पढ़ते जाएं तो हमें कभी साइंस कठिन नहीं लगेगी। तो अगला देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी मैंने बताया कि लोहा और ये ऑक्सीजन के संपर्क में जब आती है लोहा, तो ये बनाती है Fe2 और O3, बना दी ने। तो इसी का जंग का सूत्र क्या है, ए, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, इनटू वाटर है, पानी रहता ही है, जब इसमें बताया नमी है ना, तो पानी के रूप में रहती है, तो इसमें इनटू H2 पानी का अणुसूत्र दिखा दिया उसने, ऑक्सीजन वायु और लोहा और पानी की नमी बरसात में, तभी इसको जंग का सूत्र सही ये होता है, समझ गए। जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है, तो जंग लगने के लिए कितना है, अब दोनों प्रश्नों को पढ़ गए तो अब कुछ शेष रह गया है क्या, देखो ऑक्सीजन चाहिए, जल, और क्या चाहिए, जल चाहिए, लोहा तो है ही, तभी तो जंग लगेगी। तो ये दोनों चीजों की आवश्यकता है, तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो लगता है, मुझे उम्मीद है बच्चों की समझ में आ रहा होगा, और आपके इस पाठ से अगर बोर्ड परीक्षा में 3 या 4 अभी कोई भी टिक मार्क आ गई, 1 या 2 नंबर के आप लोगों की रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली या संतुलित पूछ गए, तो आपको ये पूरी कक्षा वसूल हो जाएगी और आपका ये परीक्षाओं में अंक बढ़ाने में सहायक होगी ये मेरी क्लास। तो मैं समझूंगा मैंने कुछ अच्छा बच्चों के लिए किया। तो इस तरह पहला पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके जो 70 प्रश्नों नंबर का जो पेपर होता है, उसमें से करीब 10 से 15 अंक देता है ये अकेला पार्ट। तो किसी माध्यम से आ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन में, या 1 नंबर, 2 नंबर में, या संतुलित समीकरण में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, तेल एवं वसा के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो तेल एवं जो वसा का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता, विकृत गंधता कहते हैं इसको। अब देखो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपरों में भी आता है क्वेश्चन। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स के गैस में जो पैकेट होते हैं ना, इससे आप फूला फूला सा लगता है, देखते हैं छोटा सा ही है पैकेट, आप दबा के देखते हैं तो उसमें क्या है, वो कुछ नहीं रहता, छोटी सी नमकीन और कुछ बना रहता है। तो जो फूली फूली जो रहती है, जो पैकेट होते हैं चिप्स के, नमकीन की, जितनी भी जो एयर भरी रहती है, वो नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना इसको। ये क्या करती है, हमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, हम उनको लंबे समय तक रखने के लिए
इसमें जो उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। इससे कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। अब देखते हैं महीनों 15 दिन नमकीन जो भी है चिप्स वगैरह बने रहते हैं। तो नाइट्रोजन गैस इसको खराब होने से बचाने के लिए डाली जाती है। तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ध्यान रखना बच्चों। संक्षारण, संक्षारण का क्या हो वो अर्थ वही होता है जंग लगना। और संक्षारण कोई किसी वस्तु का क्षरण होना। तो संक्षारण को देखो हम आपको मैं हिंदी में ले जाता हूँ। इसका संधि विच्छेद करो, ठीक है, इसका ऑपरेशन करो। इसका केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा पर हिंदी रिएक्शन करो। ये क्या होगा? समक्षारण का क्या होगा? क्षारण कर दो, क्षारण टूटने को कहते हैं। और आ लग रहा है तो संक्षारण भी हो सकते हैं, संचारण भी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो समक्षारण, सम माने समान रूप से, क्षारण कहते हैं किसी चीज का नुकसान होना, है ना, अपनी चीज के टुकड़े टुकड़ों में कटना, टूटना, बिखरना, कुछ भी। क्षारण का मतलब है कई अर्थों में दे देते हैं इसको। टूटना भी है, बिखरना भी है, और उसका धीरे धीरे नष्ट होना भी है। तो नष्ट होना कई अर्थों में लेंगे। तो विज्ञान के रूप में संक्षारण और समान रूप से। तो चांदी पर जो काली परत लग जाती है, जब काली हो जाती है चांदी का क्षरण कर देती है, कम हो जाती है, धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे तो कम हो जाएगी। और लोहे पर जो जंग लगती है, पता ही है, लोहे को जंग झराओ उसके बाद पतला मिलेगा लोहा, कहाँ चला गया? उसका क्षरण हो गया, है ना, चला गया वो, मतलब उसका नुकसान हो गया। तो लोहे का क्षरण हो गया। अब तांबे पर भी देखा होगा बर्तनों में, तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, उसपे जो हरे रंग की ये परत जम जाती है, वो भी क्या है? एक क्षरण का उदाहरण है। तो इसका सारे का आंसर क्या है? संक्षारण। सभी इसका उदाहरण है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? डी। समझ गए ना संक्षारण को? तो चांदी पर काली परत किसके कारण बनती है? तो इसको पूछ रहा है चांदी पर किसके कारण बनती है, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो इसमें बनेगी सिल्वर सल्फाइड की, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की जो काली परत लगती है उसका संचरण करती है, मतलब गलने लग जाता है, क्षरण होने लग जाता है उसका। अगला प्रश्न देखिए। अब थोड़ा सा बिगड़ के नहीं आएंगे तो और जल्दी हो जाएगी। मुझे लग रहा है उम्मीद क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, पर आपके बहुत काम की चीज़ है। आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये वो आपके लिए सहायक होगी। तांबे पर हरी परत, अब ये वही संचरण चल रहा है। तो संचरण हो रहा है कि नहीं? नुकसान होता है। तांबा पर जो हरे रंग की काई टाइप की लग जाती है ना, तो किसकी होती है वो? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है वो। बी आंसर सही होगा इसका। तो जैसे लोहे में सल्फर, वो फेरिक सल्फेट की होती है, उसमें सिल्वर सल्फाइड की होती है। अब इसमें होती है कॉपर कार्बोनेट की होती है। अगला प्रश्न देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण क्या होते हैं? पुराने जैसे होते हैं, अलग होते हैं, नहीं बदलते हैं, और कोई नहीं इसमें से। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं भाई, वो पहले कुछ पदार्थ था उसका। अब मान लो जल है, जल को गर्म करते हैं, जब भाप बनेगी तो उसका तो गुण अलग हो गया ना। तो वो गैस के रूप में बनेगा, वो पहले द्रव था। तो हमेशा जो पदार्थ नए बनते हैं तो उनके गुण पुराने जैसे नहीं होते, हो ही नहीं सकते। फिर क्या बदला हुआ? फिर अभिक्रिया ही क्या हुई है ना, तो वो अलग होते हैं। ठीक, ये इससे इस पे सिद्ध होगा कि वो अलग होते हैं ना, बदलेंगे नहीं, फिर क्या अभिक्रिया किस काम की? अगला देखिए। अब देखो वो आ गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हो रही, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और समीकरण में O2 का गुणांक, अब देखिए वही मैं बता रहा था, O2 का गुणांक पूछ रहा है। ऑक्सीजन का गुणांक कितना है? ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो अकेला लिख रहा है ना ऑक्सीजन। तो अकेले के लिए केवल एक आएगा, इसमें क्या है गुणांक? अब तुमसे पूछता 2mg, 2mg। अब इसमें पूछता मैग्नीशियम का गुणांक, तो ये 2 आता। ठीक है, इसमें गुणांक का क्या मतलब? इसमें जो गुणा हो रहा है वही गुणांक है, नई चीज हुई। अब ऑक्सीजन अकेला लिख रहा है, तो गुणांक मतलब ये बेशक जो इसके दो परमाणु हैं इसके ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन का एक अणु है, पर इसके सामने गुणा में तो कुछ नहीं है ना, इसलिए इसका गुणांक शब्द के लिए एक आएगा। समझ गए आप? अब मैग्नीशियम का पूछता वही, तो क्या करते? आप इसको 2 कर देते, आपको दिख रहा है 2 का गुणांक। 2 का गुणित हो रहा है, तो गुणांक में कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है। जिसके तत्वों के सामने जो गुणित में होता है ना, उसे गुणांक बोलते हैं। तो ये नीचे दिखा रहा है O2, परमाणु की संख्या दिखा रहा है ये ऑक्सीजन की। आगे देखिए। संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या होती है। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल। अब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या इधर है उधर ही है, यही बार बार कह रहा था मैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, हमेशा समान होगी। आप यही क्वेश्चन नंबर बी समझिए। इसमें 2mg है। अब मैग्नीशियम के परमाणु कितना है यहाँ? बेशक mg, अकेले तो 2 का गुणा हो रहा है, 2 परमाणु हुए। समझ गए ना?
अब ऑक्सीजन के कितने हैं, जब बोला ऑक्सीजन का गुणांक तो बेशक एक है, अणु है ऑक्सीजन का, पर परमाणुओं की बात करें, याद रखना, परमाणुओं की संख्या ये होती है, जब दो लिखा है तो दो है, Mg पे अकेला लिख रहा है, अब यहाँ किसी पे सामने Cl3 लिख गया, तो क्लोरीन का तो गुणांक तो अकेला ही है, पर क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, जो नीचे हम लिखते हैं ना संकेतन रूप में, वो उस परमाणुओं की संख्या दिखाता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु को अगर हम 2 का नीचे लिख दें और 2 के गुणित में, तब भी यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और मैग्नीशियम के कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो 2 Mg बना ना, यहाँ 2 देख लो, ये 2, इस तरह ये संतुलित समीकरण बन जाता है। तो इसमें क्या है, समान रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलकर हो जाता है, पूछ रहा है ये कि जब सिल्वर क्लोराइड है प्रकाश में रखते हैं इसको तो क्या है, काला पड़ जाता है, नहीं तो ये पता है चांदी का रंग जब धूप में रहती है तो चांदी देखा होगा काली हो जाती है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको ये चांदी है होती है, Ag आपको बताया था मैंने, Ag और OG और SnOg है ना, बच्चियों की बहुत प्रिय होती है, महिलाओं की चांदी, सोना और चांदी, और सोने का क्या होता है Au, यही एक ऐसे प्रतीक हैं जो अपने नाम से थोड़ा इतर होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये अधिकतर सोना चांदी के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं, जैसे कि ये अलग है, एन ये अलग है, तो ये प्रतीक बोलते कुछ है, अब के लिखा जाता है कैसे और बोला जाता है क्या, पोटेशियम पी से बोला जाता है, ये एन होता है, ना से एन शब्द आना चाहिए, जबकि बोला जाता है सोडियम, इस तरह कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो अपने नाम से इतर बोले जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलकर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अब देखिए समीकरण और समझेंगे, अब यही सिल्वर क्लोराइड है, 2 है, इसके गुणांक का मतलब 2 AgCl प्लस, अब देखो 2 चांदी, अब ये अपने अवयव टूट गया ना, सिल्वर क्लोराइड था 2 Ag हो गया, और Cl2 चाहे 2 ऊपर लिखा था तब भी 2 Cl थे, और Cl जहाँ नीचे आ गया क्या है, क्लोरीन बन गया, अब ये गैस के रूप में बन गया, ठीक, तो ये अपना एक अणुसूत्र होता है क्लोरीन को, अब क्लोरीन गैस को ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 2Cl, नहीं लिखेंगे, वो आयन के रूप में लिखेंगे तो कहीं, तो ये क्लोरीन का एक अणुसूत्र होता है, ये 2 क्लोरीन का परमाणु है, और क्लोरीन अब जहाँ, अब AgCl था ये आयन के रूप में था, ये माइनस था क्लोरीन, और ये चांदी का प्लस है, तो दोनों में एक एक है, इसलिए इसके नीचे कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना। अब हम कैल्शियम, एक और समझो इसी की बात, अब हम कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड सॉरी, थोड़ा एक और बात समझाऊंगा आपको, देखिए आपने अभी AgCl देखा, देखो मैं समझा रहा था इसका ऋण होता है, आगे पढ़ेंगे या विस्तार से कभी सीखना, इसका चार्ज क्या होता है, इसमें प्लस होता है, संयोजकताएं ये ऋणात्मक होती है, तो Ag और Cl अकेले अकेले, इसलिए इनका एक एक लिखते हैं, अगर हम यही बात कैल्शियम और क्लोराइड में लिखते तो ये 2 लिखना पड़ता, कहीं देखना हमने कहीं Cl3 आएगा कहीं 2, और नमक में अकेला आता है, तो नमक में एक क्यों आता है, इस पर एक है, और सोडियम का भी +1 होता है, इसलिए दोनों मिलके शून्य हो गया ना, प्लस और माइनस एक एक है, तो यहाँ क्या है कैल्शियम पे 2 होता है, ये चार्ज देखो ये, इसलिए यहाँ 2 आता है, कैल्शियम का +2 होता है संयोजक चार्ज, तो या संयोजकता के लो 2 पावर होती है इसकी, अब इस पर Cl की 1 होती है, एक पहले से ही और 2 लेनी पड़ी है क्योंकि हमें, इसलिए 2 का गुणा हो रहा है, इसलिए -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा, तो उदासीन जब कोई यौगिक बनेगा तो उसकी जो चार्ज है उदासीन रहता है, तो इस तरह क्या है, तो +2 और -2 मिलके 0 बनेगा, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड शब्द ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे इससे बोलने से कुछ फर्क नहीं, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे क्योंकि क्लोराइड बोला जाता है, अब नमक में एक लेते हैं क्योंकि ये एक चार्ज है इस पर, और Cl एक है क्योंकि इसकी संयोजकता एक है, धनात्मक ऋणात्मक है, इसकी धनात्मक है, ये कभी गहराई में बाद में पढ़ना, पर इतना जान गए कि यहाँ Cl2 आया है, अब ये Cl जहाँ Cl का 2 का गुणा हो रहा है वही Cl हमने नीचे लिख दिया, तो ये क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है, क्लोरीन गैस के रूप में बन गई, और ये चांदी है अलग हो गई, अब अपने अवयव में टूट गई ना, तो क्या हो जाएगा AgCl, अब ये पूछना है AgCl इसमें क्या है, तो अब जान गए, पहले आपने सीखा था कि इधर लिख रहा है, बाएं इधर लिख रहा है तो अभिकारक, और तीर के बाद इधर लिखा जाता है वो क्या है उत्पाद, बस इतना ध्यान रखना, अभिकारक ये होते हैं, और उत्पाद जो नया बन के जो उत्पाद दोनों हो गए, और ये चांदी क्या हुए सिल्वर क्लोराइड, ये हो गए अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए हुआ। इस तरह आपको विथ एक आंसर को मैंने व्याख्या सहित समझाया है। आप बस 5 प्रश्न और रह गए हैं, बेशक समय लगा, पर आप इस पाठ को बहुत, उम्मीद है मुझे, बहुत बारीकी से सीखे होंगे और जो क्लास की अपेक्षा और आपको अधिक कोई ज्ञान बढ़ा ही होगा आप लोगों का। छुट्टियों में इसका लाभ लीजिए। तो 35 दहन अभिक्रिया। दहन किसको कहते हैं, जलाने को, दहक आग को कहते हैं। तो आग को कहते हैं दहन अभिक्रिया सामान्यतः क्या होती है। अब अब जब आग जलती है आपको तुम्हें पता ही है क्या हो, तो ऊष्मा निकलेगी ना। आग में क्या है, नाम ही दहन का रहेगा, तो हमेशा उसमें क्या है, ऊष्मा ही निकलेगी ऊपर की तरफ, गर्मी ही निकलेगी ना। तो उसमें उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा का शोषण है, उसके अंदर ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, दी जा रही है उन्हें ऊष्मा, तो उसमें ऊष्मा शोषी कहते हैं। अगला देखिए समीकरण, CH4 + 2O2, 2 ऑक्सीजन और ये मीथेन है, प्लस क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। इसका उदाहरण है। अब ये पूछ रहा किसका उदाहरण है, तो अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इसी क्या है, आग के रूप में प्रयोग की जा रही है। ऑक्सीजन जब दी जा रही है उसे, तो मेथेन को जब ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बनेगी और दूसरा जल बनेगा। ठीक, तो अब इसका संतुलित करके देख लीजिए। वैसे अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीजन, मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। तो अब देखो संतुलित करना सीखो। सी कितना है, पूरे समीकरण को एक बार देखो, सी कोई नहीं अकेला है, तो अकेला सी यहाँ है। ठीक, एच कितने हैं, 4 है यहाँ, देखो CH4 लिख रहा है, तो इसका मतलब जो मीथेन की संरचना होती है और मीथेन की संरचना होती है, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर, इस तरह सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, जुड़े होते हैं। तो 4 एच है, इसके अंदर एक कार्बन है और सी अकेला हो गया। एच देखिए यहाँ, अब 4 एच कह लो, या 4 एच में जब एच ऐसे लिख रहा है तब भी 4 माना जाएगा। अब 2 और H2 लिख दिया हमने तब भी क्या है, परमाणु तो वही 4 ही हुए ना, H का हाइड्रोजन का यहाँ, और 2 को गुणा कर दिया तो 2H2 आया, हो गया ना चारों। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 इसका 2 का इसका गुणा करो, 4 वो चाहिए, तो वो 2 यहाँ है और 2 का ये गुणा और हो रहा है इसमें पानी के अंदर, अकेला यहाँ 2 का गुणा 2 और कार्बन डाइऑक्साइड के 2, तो इसके मतलब 4 हो गई और ये चारों संतुलित हो गए। इसी तरह देख लीजिए जहाँ कमी हो तो वहाँ हम 1-2 बढ़ाकर संतुलित कर सकते हैं। संतुलित इस प्रकार संतुलित समीकरण होते हैं, किए जाते हैं और ये प्रश्न आते हैं समीकरण के। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक समीकरण में गैस को दर्शाने के लिए, कई बार मैंने बताया है, कितनी बार बताया मैंने, जैसे गैस जाती है बताया ना। अब तो आपको बताइए, आप लोग भूल सकते हैं इस चीज को। जब कोई गैस को हम दिखाते हैं समीकरण में दर्शाने के लिए, तो हमेशा गैस से ऊपर उड़ती है, इसलिए ऊपर को चिन्ह बना देते हैं। और कोई अवक्षेप के रूप में नीचे कोई चीज जम जाती है किसी की तली में, तो उसे हम नीचे दिखाते हैं, जैसे कोई सॉलिड हो जाए, अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम ऐसे दिखा देते हैं। तो इस तरह पूरा समझिए इसका चिन्ह ए, गैस को हम जैसा ऊपर की तरफ चलती है। अब अविक्षेप देखो, अगला प्रश्न भी आ गया, अविक्षेप को दर्शाने के लिए कोई चीज पेने में जम जाए तो नीचे तो जाएगी, कोई चीज डाली हमने तल पर में और नीचे जमेगी तो वो अंदर की तरफ आएगी ना, तो इसका ये आंसर भी होगा, दोनों चिन्ह होगा, समझ गए। अब 39 प्रश्न है, 39वां, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का कुल मान, पहले ही बताया था, तो नियम था द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये नियम ही कहता है कि द्रव्यमान का क्या है, ना कोई घटता है ना बढ़ता है, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद होते हैं उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह ये नियम क्या हो जाता है, स्थिर रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, रासायनिक अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो इसका मुख्य आधार क्या है ये जानेंगे। तो इसका मुख्य आधार क्या है, रासायनिक जब नाम ही अभिक्रिया है और परिवर्तन होंगे, चेंजिंग हो रही है, तो इसमें जीव विज्ञान तो नहीं आ सकती, प्रकाश ध्वनि कहाँ से आएगी। तो आप अपने सेंस लाकर भी इतना पाठ पढ़ने के बाद भी तो इसको गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों इस तरह आपकी ये क्लास पूर्ण हुई, आपको कैसा लगा और ये बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आपको ये मेरी कक्षा अच्छी लगेगी। हालांकि पहली बार हम ऑनलाइन लाइव पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, और जो भी गलतियाँ होंगी उनसे हम सीखेंगे और अगली कक्षा में और सुधार के साथ पढ़ाएंगे। हमारा फोकस है
कि आपके जो मस्तिष्क में ना किसी विषय की अंदर डालना और आप गंभीरता से पढ़ें और सोचें और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें और बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, ऐसी एक अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।